हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारे चैनल पे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आरआरबी पीओ मेंस का जो है हमारा एग्ज़ाम वो हो चुका है। 28 दिसंबर को रहेगा और मेंस की डेट आ चुकी है। तो अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जितना जल्दी हो सके हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस का सेशन जो है वो कवर करें। तो उसी को देखते हुए अब बचे हुए दिन में डेली आपको एक रिवीजन वीडियो देखने को मिलेगी और एक जो हमारा सेशन चल रहा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि कंप्यूटर अवेयरनेस में स्कोर करना इम्पॉर्टेंट है, तो मैं ये ट्राई करने चाह रहा हूँ कि मैं आपको मॉर्निंग में एक रिवीजन वीडियो दे दूँ जो कि हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपको वो देखना इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जो हमारी डे वाली सीरीज़ चल रही है वो रेगुलर चलेगी। तो अब बचे हुए जितने दिन हैं उसमें आपको दो वीडियोस देखने को मिलने वाली है, एक रिवीजन वीडियोस और एक जो है हमारी रेगुलर सीरीज़। तो अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक देखा है उन लोगों का तो स्कोर ऑलरेडी इंप्रूव हो चुका है। अगर आप नहीं हो रहा है आपका कंप्यूटर में स्कोर इंप्रूव, तो आप हमारे रिवीजन सेशन देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो अभी तक मैंने डे 19 तक ले लिया है वो सबका रिवीजन यहाँ पे करा रहा हूँ और ये कंबाइंड रिवीजन होगा। ये अगर आप रिवीजन सेशन देखते हैं तो फिर आपको ऐसा है कि जो पुरानी वीडियोज़ हैं हमारी वो उतनी देखने की नीड नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो आपका रिवीजन अच्छा होगा और आपको याद रहेगा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने भी अभी तक मॉक दिए हैं मेंस के उनको समझ में आ गया है और उनका स्कोर ऑलरेडी इम्प्रूव हो चुका है। तो मेक श्योर आप हमारी ये सीरीज़ को फॉलो करें और अपना स्कोर इम्प्रूव करें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी है स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी है इमेज एडिटर, डी है ऑल ऑफ द अबव और ई है नन ऑफ द अबव। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं आप लोगों को पहले वो पता होना चाहिए। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, जो भी टूल्स या जो भी ऐप्स आप लोग यूज़ करते हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे आप अपनी इमेज एडिट कर रहे हैं, वीडियो एडिट कर रहे हैं, डेटा मैनेज कर रहे हैं, या एक्सेल शीट्स बना रहे हैं, वर्ड्स डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, रिज्यूमे बना रहे हैं, या कुछ भी ऐसा आप जो है जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ रहा है और आप उसको अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो डेटाबेस तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में आता है और इमेज एडिटर भी हमारा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम प्रोग्राम इज कॉल्ड। अब कोई भी एक प्रोग्राम है उसके अंदर कोई भी एरर आ जाती है तो उसको रिमूव करना या उसको आइडेंटिफाई करना वो एक पूरा प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है दोस्तों वो हमें यहाँ पे आंसर करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोलूँगा इसको स्टार मार्क कर लेना। इस पे कैसे ना कैसे किसी ना किसी वे में आप लोगों से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, तो इसको स्टार मार्क करके रख लो। और ये वाला पीडीएफ भी आपको देखने को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन कर लेना। क्या वो SDLC होता है, क्या वो बग होता है, क्या वो डीबगिंग होता है, या फिर टेस्टिंग होता है, और या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो ये पांचों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। जो भी थोड़े बहुत कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं या थोड़ा बहुत भी टेक्निकल है उनको इसका आंसर पता होगा। तो कोई भी प्रोसेस जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं या एरर को रिमूव करते हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों ये आंसर यहाँ पे गलत है, टेस्टिंग नहीं होता है, वो होता है हमारा डीबगिंग। टेस्टिंग दूसरी प्रोसेस होती है, जब भी कोई भी चीज़ आपकी रेडी हो जाती है तो उसको एक पहले टेस्ट किया जाता है, तो उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं बोलेंगे। जो भी एरर रिमूविंग की बात आती है उसको हम हमेशा डीबगिंग बोला जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे टेस्टिंग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज रिलेटेड टू। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है ये टर्म किससे रिलेटेड है? क्या वो हार्ड डिस्क से है, क्या वो SMPS से है, क्या वो चिप से है, मॉनिटर से है, या फिर नन ऑफ द अबव। हार्ड डिस्क आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, जिसमें भी आप डेटा स्टोर करते हैं एक एक्सटर्नल डिवाइस आता है वो हार्ड डिस्क होती है। SMPS होता है स्विच मोड पावर सप्लाई या सिंगल मोड पावर सप्लाई। तो ये जो पावर सप्लाई के लिए आपके पास आपका एडोप्टर का चार्जर होता है वो SMPS होता है। चिप जो होती है उसमें हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो रिलेटेड है। और मॉनिटर तो आप लोगों को बताइए, जो डिस्प्ले आप जिस पे देख रहे हैं वो मॉनिटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारे पास चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट स्टोरेज
स्पेस। तो इन सब में से स्मॉलेस्ट स्टोरेज स्पेस क्या है, GB, TB, MB या ZB? तो राइट आंसर है दोस्तों 1024 MB, उससे बड़ा होता है GB, फिर TB और फिर ZB। नेक्स्ट है सेटिंग फॉन्ट्स फॉर द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो आपके डॉक्यूमेंट है उसमें जो फॉन्ट है वो सेट करना, जैसे कि ये फॉन्ट है तो एक पर्टिकुलर स्टाइल में है, उसको जो हम सेट कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है? तो क्या उसको फॉर्मेटिंग बोला जाता है, क्या फॉर्मूलाज बोला जाता है, ट्रैकिंग चेंजेस बोला जाता है या टूल्स बोला जाता है? तो फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, जो भी आप एक्सेल में लगाते हैं इक्वल टू करके वो होता है। तो ये भी आंसर गलत है दोस्तों, उसको फॉर्मेटिंग बोला जाता है। टूल्स इसका राइट आंसर नहीं होगा, पीपीटी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, तो इसको मैं चेक करूंगा एक बार। बट राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हमारा फॉर्मेटिंग होगा, टूल्स नहीं होगा यहाँ पे। द डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स हैविंग डिफरेंट आर्किटेक्चर एंड मॉडल, तो उसको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन है हब, स्विच, मोडियम और गेटवे। तो दोस्तों उसको गेटवे बोला जाता है। मोडियम आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, इंटरनेट वाला जो होता है। और स्विच और हब के बारे में मैं ऑलरेडी मेरी वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस चेकआउट नहीं करी है तो मैं आपको बोलूँगा चेकआउट करना। डे 1 से लेके डे 17 तक अगर आप चेकआउट कर लोगे तो आपको इसका आंसर बहुत ईजीली याद होगा। और मैं आपको बोलता हूँ अगर आपने ये वाली जो वीडियोस है वो कंप्लीट कर ली, हमारी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट अगर आपने कंप्लीट कर ली, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि जो आपका स्कोर है वो आप आराम से जो है 15+ स्कोर कर पाए होंगे। अभी तक आप सबने मॉक दे लिया होगा और आपको ऑलरेडी पता लग रहा होगा कि आपका स्कोर क्या है। तो अगर आपको स्कोर बढ़ाना है और आप 15+ करना चाहते हैं तो आप हमारी ये सारी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा गेटवे। नेक्स्ट है द मेथड यूज फॉर कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज। तो मेथड जो है मतलब हमें बताना है कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो मेथड यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह या वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो वो एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू होता है, तो उसको चैनल बोला जाता है। फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ, हमें बताना है फ्लैश मेमोरी किस टाइप की मेमोरी होती है, क्या वो वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, रैम होता है या रोम होता है? तो फ्लैश मेमोरी किस टाइप की मेमोरी टाइप होती है वो हमें बताना है। तो बेसिकली फ्लैश मेमोरी जो है हमारी वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट है इन MS वर्ड ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी डज व्हाट। तो ये शॉर्टकट कीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और मैंने ऑलरेडी एक पर्टिकुलर सेशन जो लिया हुआ है वो मुझे आइडिया नहीं है, बट आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वो पर्टिकुलर जो है हमारे वो सिर्फ हमारी शॉर्टकट कीज के ऊपर ही देखने को मिलेगा, तो आप उसको जाके चेकआउट कर लेना। मैं आपको अगर बताऊं तो वो हमारे शायद डे 14 या 15 में से एक आपको देखने को मिलेगा। उसमें हमने ऑलरेडी ये सारी शॉर्टकट कीज डिस्कस करी है। मैं एक और सेशन लेके आऊँगा जिसमें हम और शॉर्टकट कीज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें बताना है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी कौन सी शॉर्टकट की को रिप्रेजेंट करता है। तो वो होता है ऑटोमेटिकली इंसर्ट द डेट। ऑल्ट शिफ्ट डी से आप जो है अपनी डेट जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू मेक अ कॉपी ऑफ करंट डॉक्यूमेंट टू डिस्क। हमें क्या करना होगा जब भी हमें हमारी करंट डिस्क डॉक्यूमेंट की जो है कॉपी करनी होगी डिस्क में, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्या हम वहाँ पे सेव कमांड का यूज़ करेंगे, या फिर ये हो ही नहीं सकता है, या फिर हम डुप्लीकेट कमांड का यूज़ करेंगे, या फिर हम कॉपी करेंगे डॉक्यूमेंट को, या फिर हम सेव एज कमांड यूज़ करेंगे? तो राइट आंसर है दोस्तों सेव एज कमांड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेव एज करने के बाद आप उस फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पूछा जाता है आप इस फाइल का नाम क्या देंगे, तो आप वो भी जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। अ डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू CPU इज कॉल्ड। जब भी कोई डिवाइस CPU से कनेक्टेड नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है? क्या वो लैंडलाइन डिवाइस होता है, ऑनलाइन डिवाइस होता है, ऑफलाइन डिवाइस होता है, या फिर सिर्फ डिवाइस होता है? तो ये आप लोगों को बहुत पता ही होगा और थोड़ा बहुत आप आइडिया लगाएंगे तो आपको पता ही लग जाएगा। लैंडलाइन तो नहीं हो सकता, आपको पता है पहले जो फ़ोन होते थे केबल से कनेक्ट होते थे वो लैंडलाइन होते थे। डिवाइस नहीं होगा, ऑनलाइन जो कनेक्टेड होता है और ऑफलाइन जो कनेक्टेड नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी वर यूज्ड बाय थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये जनरेशन वाली चीज़ से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है और ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसमें जो अभी तक 5th जनरेशन चल रही है तो 5th जनरेशन तक का आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में यूज़ हुआ है, उसका डेट क्या है, ईयर क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो आपको इस पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अभी यहाँ पे थर्ड जनरेशन पूछा है वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट भी पूछता है, सेकंड भी पूछता है, थर्ड भी पूछता है, फोर्थ फिफ्थ मतलब कुछ भी हो सकता है। फिफ्थ तो लेटेस्ट है उसको याद रखना, वो मतलब उसके चांस ज़्यादा होते हैं। तो वो हमारा AI
पे बेस्ड होता है। एआई और एमएल वाली चीज़ जो होती है, आप लोगों को नहीं पता है एआई क्या है। एआई तो खैर सबको पता होगा। एआई जो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है और एमएल जो है हमारा मशीन लर्निंग होता है। तो इन वाली टेक्नोलॉजी पे जो हमारा लेटेस्ट है वो कौन सा है दोस्तों, वो है हमारा 5th। ठीक है दोस्तों, बट अभी यहाँ पे पूछा गया 3rd जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन थी वो थी हमारी वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन थी वो थी हमारी ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन जो थी वो थी हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ जनरेशन जो है वो है VLSI। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसको बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। तो VLSI वैसी वाली फुल फॉर्म है, वेरी लार्ज स्केल वाली। ठीक है, तो ये 4th जनरेशन में आता है। 5th जनरेशन मैंने आपको बता ही दिया है। इसको जितना इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो कर लो भाइयों, मैं बता रहा हूँ इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप इसको स्टार मार्क कर लो और रेडी हो जाओ, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस पे आपको देखने को मिलेगा, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द डिवाइस कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंट टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। तो इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हमारे ड्राइंग को या प्रिंटेड टेक्स्ट को या अदर इमेजेस को एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। कीबोर्ड तो दोस्तों हो ही नहीं सकता, ये आप लोगों को पता ही है। स्कैनर आप सोच सकते हो, प्लॉटर आप लोगों को पता होगा तो आप आंसर कर दोगे। OMR भी नहीं होता है। ठीक है, फोटो कॉपियर ये तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन तो कट गए, अब बचता है स्कैनर और प्लॉटर। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, स्कैनर और प्लॉटर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्कैनर। विच ऑफ दीज कंपनीज ऑन द सर्च इंजन बीइंग। तो ये तो सबको पता होगा यार, मतलब बीइंग बहुत पॉपुलर सर्च इंजन है, और ये किस कंपनी का है या किस कंपनी ने इसको इन्वेंट किया है या फिर किस कंपनी ने इसको बनाया है, वो हमें आंसर करना है। तो सर्च इंजन के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत भी डिटेल रखते हैं या कंप्यूटर के बारे में आपको पता है तो आप इसका आंसर कर देंगे वैसे तो। जैसे कि गूगल का पता है, गूगल का हमारे पास क्रोम होता है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, अमेजॉन, IBM, याहू। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट। और यहाँ पे फायरफॉक्स नहीं दिया गया है, मतलब मोजिला नहीं दिया गया है, मोजिला का फायरफॉक्स होता है। IBM, अमेजॉन और याहू के तो अलग हैं ही। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर और लैपटॉप। इन सब में से कौन सी की जो है हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में नहीं होती है वो हमें बताना है। नॉट फाउंड पूछा गया है, फाउंड नहीं। फाउंड में तो आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है टर्न, ऑल्ट, डिलीट, शिफ्ट, कंट्रोल। तो कंट्रोल शिफ्ट का तो आप मतलब सबको पता ही होगा कि ये तो होता ही होता है। ठीक है, ऑल्ट भी एक हमारी फंक्शन की होती है और डिलीट भी होती है। टर्न नाम की कोई भी की यहाँ पे नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C, COBOL एंड Fortran वर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। तो ये तीनों जो है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कौन से कंप्यूटर्स में यूज की गई थी वो हमें यहाँ पे आंसर करना है। क्या फर्स्ट जनरेशन था, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो हमको बताना है कि ये कौन से जनरेशन में यूज की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3rd जनरेशन। और जो मैंने आपको अभी बताया था कि भाई कौन से जनरेशन में क्या क्या था वो याद रखना है। वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर VLSI और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास AI और ML, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो है वो लास्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो भाई इंटरनेट से हम कोई चीज़ हमारे कंप्यूटर में ले रहे हैं, ये यार ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ट्रांसफरिंग, मूविंग, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आप इंटरनेट से कोई भी चीज़ अगर आप अपने कंप्यूटर में ले रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, FTP तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, नहीं होता। JPEG क्या होता है, JPEG हमारा इमेज का फॉर्मेट होता है और PNG भी हमारा इमेज का फॉर्मेट होता है। PNG के अंदर रॉ इमेजेस होती है जिसमें बैकग्राउंड नहीं होता है, और JPEG तो आपको बताइए जो नॉर्मल इमेज होती है वो होती है। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग, अपलोडिंग आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज़ आप अपने कंप्यूटर या PC से जब इंटरनेट पे अपलोड करते हो वो हमारा अपलोडिंग हो जाता है। तो ये वाले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डाउनलोडिंग। ये भी आंसर गलत है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आंसर गलत है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डाउनलोडिंग। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट व्हेन अ फोल्डर इज ओपन इन द विंडोज कंप्यूटर एंड Ctrl+A कीज आर प्रेस्ड साइमल्टेनियसली। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ पॉइंट आउट करी जा रही है वो है शॉर्टकट की। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं शॉर्टकट की के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वहीं अभी जो हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट की दी गई है वो है Ctrl+A।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कंट्रोल ए जो हमारी शॉर्टकट की है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है हमारी प्रीवियस वीडियोस में। वहाँ पे मैंने और भी शॉर्टकट कीज़ बताई है, बट यहाँ पे जो हमारी कंट्रोल ए जो शॉर्टकट की है वो आती है हमारे फाइल्स और जितने भी जो भी चीज़ वहाँ पे उस टाइम विंडो ओपन होगी और उस टाइम सामने होगी, ये उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल फाइल्स एंड सब फोल्डर्स इन द फोल्डर आर सिलेक्टेड। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है द विंडो स्विच बिटवीन द ऐप ओपन, तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा कंट्रोल प्लस टैब, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों उसकी साइड हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा शॉर्टकट की से आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कि कंट्रोल जेड जो हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, उसका फंक्शन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। रीडो के लिए जो यूज़ करते हैं वो हम कंट्रोल प्लस वाई यूज़ करते हैं। वहीं अगर बात करी जाए अंडू की, तो अंडू के लिए जो यहाँ पे जो कंट्रोल प्लस जेड है वो यूज़ में होता है। कट की अगर बात की जाए तो कट कॉपी पेस्ट वाले आपको याद होने चाहिए। बेसिकली कंट्रोल प्लस सी जो होता है हमारा वो कट के लिए यूज़ होता है, और कंट्रोल प्लस वी जो होता है हमारा वो पेस्ट के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी जो कॉपी पेस्ट होता है उसके लिए यूज़ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डैश फीचर हेल्प टू अलाइन ऑल द टेक्स्ट टू फिट विद इन द डिफाइंड मार्जिन इन अ वर्ड प्रोसेसर। तो बेसिकली यहाँ पे हमें बताना है कि भाई कौन सा फीचर है जिसमें जो हमारे सारे टेक्स्ट हैं वो अलाइन हो जाते हैं, किस फीचर की हेल्प से ये अलाइन हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फॉन्ट। फॉन्ट में अलाइनमेंट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे फॉन्ट के अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अब किसी को अगर फॉन्ट भी नहीं पता है तो मैं बता दूँ, ये जो ऊपर ABCD लिख के आ रही है ये अलग अलग टाइप से जो लिख के आती है उनको हम फॉन्ट बोलते हैं। यहाँ पे इसका आंसर फॉन्ट नहीं होगा। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है वर्ड व्रैप, इस पे हम बाद में आएंगे। थर्ड जो ऑप्शन है हमारा ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट आप लोगों को पता होगा जो ऑटो करेक्ट टाइप होता है। तो जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं वहाँ पे उसकी सजेशन आ जाएगी और हम उसको एंटर कर देंगे तो वो लिखने में आ जाएगा। फॉन्ट साइज़ होती है दोस्तों आपके फ़ॉन्ट की साइज़, जैसे ये लिखा हुआ है ये किस साइज़ में है तो इसको बड़ा करेंगे तो वो साइज़ बढ़ जाएगी, रिड्यूस करेंगे तो वो साइज़ कम हो जाएगी, वो फॉन्ट साइज़ होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वर्ड व्रैप। वर्ड व्रैप के अंदर जाके आप ये अलाइन कर सकते हैं अपने सारे टेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VGA। तो भाई VGA के बारे में बताना है आपको, VGA की फुल फॉर्म बतानी है। तो VGA की फुल फॉर्म जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि VGA होता क्या है। आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि भाई VGA केबल दे दो या फिर VGA केबल कनेक्ट कर दो। तो VGA केबल वो केबल होती है जिससे हम जो भी हमारा जो डिस्प्ले है, हमारी वीडियो डिस्प्ले है, उसको हम किसी भी प्रोजेक्टर वगैरह पे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो VGA केबल होती है ये हमारी 15 पिन की होती है। हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आते हैं तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो VGA केबल होती है वो हमारी 15 पिन के ऊपर होती है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि केबल से, उनकी पिन से, पोर्ट से, तो मेक श्योर आप ये याद रखें। और VGA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ देम इज़ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। तो बेसिकली दोस्तों हमें परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताना है। स्टोरेज डिवाइस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बैक में अगर आपने पहले मेंस दिए हैं तो आपको पता होगा कि इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी हमारी यहाँ पे जो है वो एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस की तरह काम नहीं करती है दोस्तों। कैशे मेमोरी के ऊपर हम ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारी वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि कैशे मेमोरी क्या होती है। तो कैशे मेमोरी जो होती है हमारी वो टेम्परेरी मेमोरी में आती है, ये एक परमानेंट स्टोरेज नहीं है। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है वो भी हमारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है। CD वगैरह आप जानते होंगे तो वो ऑप्टिकल डिस्क में आता है, वो भी नहीं होगा। SSD और हार्ड डिस्क, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। SSD आप लोगों ने अभी देखा होगा, अभी लेटेस्ट जो है वो सारे लैपटॉप्स वगैरह में SSD आती है और ये हमारा स्टोरेज डिवाइस का ही काम करती है। वहीं अगर हार्ड डिस्क बात करें तो हार्ड डिस्क भी आप लोगों को देखने को मिल जाती होगी। जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे उनमें भी हार्ड डिस्क आती थी जिसमें हम हमारा डेटा स्टोर करते थे। और अभी जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनके अंदर हार्ड डिस्क नहीं है, उनके अंदर SSD है। बट हार्ड डिस्क का भी यूज़ यही होता है कि उसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा बोथ C and D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। तो भाई सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को और क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ट्रैप, सेकंड है एक्सेप्शनल हैंडलिंग, थर्ड है क्वेरी और फोर्थ है इंटरप्ट हैंडलर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इंटरप्ट होते क्या हैं बेसिकली। जैसे इंटरप्ट में आपको एक एग्जांपल दूं तो बहुत बेस्ट एग्जांपल है, जब भी हमारा जो लैपटॉप है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है
तो हमारे पास एक बहुत बड़ा ऐसे पॉपअप आ जाता है कि भाई बैटरी डाउन हो गई है और इतने मिनट में ये मतलब लैपटॉप आपका बंद हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं इंटरप्ट। तो अब यहाँ पे पूछा है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को और क्या बोला जाता है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का ही जो एक और नाम होता है वो होता है ट्रैप, और इसको ही बोला जाता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थीम सेक्शन इन एम एस पावर पॉइंट इज फाउंड अंडर। तो भैया हमें जिसमें एम एस में हमारे एम एस पावर पॉइंट के अंदर जो थीम्स होती हैं वो किस सेक्शन में होती हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे होम सेक्शन है। होम सेक्शन के अंदर हम स्लाइड ऐड कर सकते हैं या फिर उनकी मतलब स्लाइड ऐड वगैरह कर सकते हैं, वो होम सेक्शन में आता है। डिज़ाइन टैब के अंदर ये आपके थीम वाली चीज़ें आ जाती हैं। इंसर्ट के अंदर आप कोई भी टेबल पाई चार्ट वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो इंसर्ट कर सकते हैं, वो इंसर्ट टैब के अंदर आता है। और एनिमेशन टैब के अंदर आपका जो स्वाइप अप एनिमेशन हो गई, स्लाइड एनिमेशन हो गई, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिज़ाइन टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स अ पर्सन टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू द यूज ऑफ सिंबल आइकन विजुअल्स मेटाफर्स एंड पॉइंटिंग, ये गैप है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एंड पॉइंटिंग डिवाइस इट इज़ कॉल्ड एज। तो भाई वही हमें बताना है कि भाई सिंबल आइकन विजुअल्स और मेटाफर्स इन सब का हम यूज़ करके कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है। तो बेसिकली उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोला जाता है। कमांड लाइन इंटरफेस जो आप CMD वाला होता है वो होता है। टच यूज़र इंटरफेस होता है जिसमें हम टच पैड में काम करते हैं। वॉइस वाला जो वॉइस से होता है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ये मैक एड्रेस। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसको मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को बोलूँगा स्टार मार्क कर लो, जितना ज़्यादा स्टार मार्क कर सकते हो उतना ज़्यादा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, काफ़ी ज़्यादा बार ये देखने को मिलता है कि मैक एड्रेस जो है हमारा वो होता क्या है। ये मैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैंने मैक एड्रेस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो मैक एड्रेस की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये जो मैक एड्रेस होता है ये हमारा एक 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ये राइटिंग आप इग्नोर करना है क्योंकि ये मैं माउस से लिखता हूँ। तो ये हेक्साडेसिमल एक नंबर होता है। अब बात करती है कि ये होता क्या है, कितने बिट का होता है। तो ये एक 48 बिट का फिजिकल एड्रेस होता है। और ये जो मैक एड्रेस होता है IPv6 के अंदर आता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा IPv6। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है IPv6 और एक होता है IPv4। तो ये दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। बट अभी आप इतना जान लीजिए कि ये IPv6 के अंदर आता है। जो हमारा मैक एड्रेस होता है ये IPv6 को फॉलो करता है और ये 48 बिट का होता है। और अगर यहाँ पे यही चीज़ कोई बाइट में पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 6 बाइट यहाँ पे हो जाएगा। वो आप लोगों को पता ही होगा, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो है यहाँ पे। नेक्स्ट और जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है द डिवाइस दैट कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। अब यार ये वही वाली कन्वर्जन वाली बात आती है, तो आप लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो होता है एनकोडर, तो जो डेसिमल टू बाइनरी होता है वो होता है हमारा एनकोडर। और एक होता है डिकोडर जो इसका उल्टा होता है, जस्ट बाइनरी टू डेसिमल। यहाँ पे दो ऑप्शन और दिए गए हैं, एक्यूमुलेटर और असेंबलर। तो ये दोनों भी आप लोगों को पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्यूमुलेटर क्या होता है, ये एक टाइप का रजिस्टर होता है जो कि CPU में होता है और ये टेम्परेली होल्ड करता है इंटरमीडिएट वैल्यूज़ जो कि हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर यूज़ होती है। तो वो होता है हमारा एक्यूमुलेटर। और असेंबलर जो होता है हमारा दोस्तों, असेंबलर क्या होता है, असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा जो है असेंबली लैंग्वेज को, एक लैंग्वेज होती है जो आप लोगों ने सुना होगा, असेंबली लैंग्वेज होती है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी में। अब बाइनरी कौन सी वाली लैंग्वेज होती है, 0 और 1, यानी जो भी कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी होती है। तो वो 0 1 में यहाँ पे उसको कन्वर्ट करता है, वो होता है हमारा असेंबलर। The basic unit of a worksheet into which you enter data in Excel is called। तो जो भी ब्लॉक होता है या जो भी चीज़ होती है जिस वो एक्सेल के अंदर होती है जिसमें आप जो है अपना डेटा डालते हो, उसको क्या बोला जाता है, वो इन लोगों ने पूछा है। तो काफ़ी लोगों को तो इसका आंसर पता होगा, बट फिर भी एक बार ठीक है और देख लेते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास टैब, सेल, बॉक्स, रेंज और रॉ। रॉ तो आपको पता ही होगा, रॉ कॉलम वाला है तो ये तो नहीं हो सकता। टैब भी यहाँ पे नहीं है दोस्तों, वो होता है हमारा सेल। नेक्स्ट है इन अ कंप्यूटर फाइल सिस्टम विच अमंग द फॉलोइंग इज टॉप और फर्स्ट इन हायरार्की। तो इन सब में से टॉप पे या सबसे पहले कौन सी चीज़ होती है वो हमें बताना है।
जब भी कंप्यूटर फाइल सिस्टम वर्क करता है उसके अंदर, तो वो हमें बता रहा है यहाँ पे क्या वो रूट डिक्शनरी होता है, पेरेंट डिक्शनरी होता है, होम डिक्शनरी, वर्किंग डिक्शनरी या करंट डिक्शनरी। तो वो रूट डिक्शनरी होती है जो हमारी फर्स्ट होती है हायरार्की के अंदर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वायरस टू द हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर। इन सब में से कौन सा एक ऐसा कॉमन सोर्स है जिसके थ्रू वायरस आपके कंप्यूटर में आता है, वो हम लोगों को यहाँ पे बताना है। अब वायरस कैसे भी आ सकता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज डिस्कस करी है कि कभी आप इंटरनेट पे सर्फ कर रहे हैं तो भी वायरस आ सकता है, कोई ईमेल में कोई लिंक आ गया, आपने उस पर क्लिक कर दिया, वहां से वायरस आ सकता है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई लिंक आ गया, कोई ऐप आ गई, कोई एप्लीकेशन आ गई जो आपने डाउनलोड कर ली, वो भी वहां से भी वायरस आ सकता है। तो सबसे कॉमन बताना है, मोस्ट कॉमन। तो ऑप्शन है इनकमिंग ईमेल, आउटगोइंग ईमेल। आउटगोइंग में तो नहीं होगा, CD ROM से आ सकता है, वेबसाइट से आ सकता है, वेब पेजेस से आ सकता है। तो सबसे कॉमन जो है यहाँ पे वो हो सकता है मेल के थ्रू। मेल के थ्रू अगर किसी ने भी आपको कोई भी लिंक भेज दिया या कोई भी डॉक्यूमेंट भेज दिया और आपने वो डाउनलोड कर लिया, तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वायरस भेजा जा सकता है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वॉर्म इज अ डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी दैट प्रिवेंट द ड्राइव फ्रॉम इरेजिंग द डेटा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WROM? तो WROM की फुल फॉर्म हमें बतानी है। WROM एक टेक्नोलॉजी है जिससे जो है आपका डेटा इरेज होता है, उसको प्रिवेंट किया जाता है। तो उसकी फुल फॉर्म बतानी। दोस्तों फुल फॉर्म पे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं और आपको मतलब नहीं करते हुए भी आप ये मानो 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म के देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर आप ये फुल फॉर्म वगैरह याद करना। वैसे तो हम एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे एग्जाम के थोड़े दिन पहले, जहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि किसकी क्या फुल फॉर्म है, बट फिर भी जो हमारी वीडियोस आ रही है उसमें भी है। तो वो होता है राइट वंस एंड रीड मैनी। तभी रीड मैनी टाइम्स है, मतलब उसको रीड कर सकते हो बट मतलब उसको हटा नहीं सकते, इसीलिए वो प्रिवेंट करता है इरेज से। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड बेस्ड ऑन। तो जो भी माइक्रो प्रोसेसर होता है उस कंप्यूटर के अंदर, उसकी स्पीड किस में मेजर करी जाती है? तो क्या वो रैम स्पीड, पोर्ट स्पीड, बस स्पीड, क्लॉक स्पीड या नन ऑफ द अबव? तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड है उनको तो इसका आंसर भाई पता ही होगा और ये काफी जगह यूज भी होता है। बाकी जो नहीं है उनको हम अपडेट कर देते हैं दोस्तों। तो वो हमारी होती है क्लॉक स्पीड। कोई भी प्रोसेसर, कोई भी माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसकी हम क्लॉक स्पीड देखते हैं। जितनी बढ़िया क्लॉक स्पीड होगी उतना अच्छा वो काम करेगा। Situation when a computer software stops working and encounter an error is known as। जब भी कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जिसमें आपका कंप्यूटर चल रहा है और वो वर्क करना बंद कर दे या फिर एरर देने लग जाए, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है वो यहाँ पे पूछा गया है। और ये आप लोगों के साथ कभी भी हुआ भी होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब आपने कोई चीज़ खोली है और वहाँ पे रिलोडिंग का एरर आ रहा है या फिर कभी वो टैब खुल नहीं रहा है, तो ये बहुत बार होता है और फिर वो एरर देता है, फिर आप उसको रिबूट करते हैं, वो वापस से सही हो जाता है। तो वो वाली प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन है फ्लैश, कैशे, क्रैश या कमांड। तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे क्रैश। उसको हम बोलते हैं देसी लैंग्वेज में या टेक्निकल लैंग्वेज में कि हमारा सिस्टम क्रैश कर चुका है और हमें इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये एरर दे रहा है, इसमें कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज अमंग दीज इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन सब में से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो AI से रिलेटेड है? बेसिक, प्रोलॉग, कोबल, C++। तो C++ तो काफी पुरानी है, इसका AI से कोई रिलेशन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोलॉग। नेक्स्ट है द स्टार्टअप चेक्ड बाय अ कंप्यूटर टू एंश्योर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ ऑल अटैच्ड डिवाइसेस इज नोन एज इज यूज टू बैकअप द डेटा। इन सब में से हमें ऐसा बताना है कि भाई सारे जो अटैच डिवाइसेस हैं वो बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और इसको हम बैकअप की तरह भी यूज करते हैं। तो वो क्या होता है? क्या वो बायोस होता है, पोस्ट होता है, सीमॉस होता है या SMPS? SMPS तो मैंने आपको बता दिया था, पावर सप्लाई। तो सीमॉस और पोस्ट में से ही आपका जो राइट आंसर होगा। बायोस तो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो राइट आंसर होगा हमारा पोस्ट। नेक्स्ट है द ट्रांजिशन प्रोसेसिंग सिस्टम इन विच the transition is processed immediately without accumulation of transition is known as। मतलब बेसिकली इंस्टेंट ट्रांजिशन करना है भाई, तो वो हमें बताना है कि उसको क्या बोला जाएगा। थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल चलेगा ये लोग बार बार। क्या उसको बैचिंग बोला जाएगा या OLTP, यूनिवर्सल या ऑपरेशनल? तो उसको बोला जाता है OLTP। अब वही है फुल फॉर्म, मैं कितनी याद कराऊंगा, बट ठीक है, मैं आपको जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ते रहेंगे तो हम फुल फॉर्म्स पे बात करते रहेंगे। बाकी RRB PO एग्ज़ाम के पहले मैं ट्राई करूंगा एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ
जिससे मतलब कुछ होना हो आपके 2 नंबर तो कंफर्म हो ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं सारी की सारी फुल फॉर्म जो है वो पूरी आपको एक साथ दे दूंगा, तो वो उससे आपके जो है 2 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। मतलब वो एड ऑन का काम करेगा, अभी मैं आपको बता दूंगा आप याद नहीं कर पाओगे, वो सब मतलब वेस्ट है। उससे अच्छा हम उसी टाइम डिस्कस करेंगे कि याद करना नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई शॉर्ट फॉर्म पढ़ी और आप उसको बस देख गए तो भी वो आपको याद आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड इन बिटवीन रैम एंड सीपीयू। तो रैम और सीपीयू के बीच में जो एक हाई स्पीड मेमोरी है उसका क्या मतलब वो प्लेस की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कैशे मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर क्लोज अ टैब ऑन अ ब्राउजर। तो इनमें से कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है, इनमें से कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जो भाई टैब क्लोज करते हैं तब यूज में आती है? तो कंट्रोल टी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल ए तो सिलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल वाई भी यहाँ पे नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से आंसर होगा कंट्रोल डब्ल्यू। राइट आंसर भैया हमारा कंट्रोल। हु विल द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। दोस्तों मेक श्योर कीजिएगा यहाँ पे कैलकुलेटर पूछा जा रहा है ना कि कंप्यूटर। तो जब भी पूछा जाए फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बिल्ड किया था, तो वो है हमारे बेसिल पास्कल। दोस्तों जब भी पूछा जाए फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया था, तो वो है हमारे बेसिल पास्कल। और अगर पूछा जाए कि भैया फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बिल्ड किया था, तो उस टाइम पे दोस्तों जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा हमारा चार्ल्स बेबेज। हाँ दोस्तों, इन्होंने जो है वो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बिल्ड किया था, जो कि इन्होंने बिल्ड किया था वो किया था 1822 के अंदर। और दोस्तों इनको जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिए चार्ल्स बेबेज, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। और दोस्तों जो इन्होंने कंप्यूटर बिल्ड किया था उसका भी एक नाम था, उसका नाम है बेबेज डिफरेंस इंजन, जो कि 1982 में इन्होंने बिल्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। तो यूपीएस की फुल फॉर्म हमें बतानी है। जिन लोगों को भी नहीं पता है उनको मैं बता दूं यूपीएस होता क्या है। तो बेसिकली जो पावर सप्लाई हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम यूपीएस बोलते हैं। जो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी, वो होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेज़र प्रिंटर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि भैया लेज़र प्रिंटर जो होता है इनमें से कौन सा जो है वो लेज़र प्रिंटर का पार्ट नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है इसमें कि जब भी हमारे पास यहाँ पे लिखा है नॉट, और हम मोस्टली क्वेश्चन में हम यही चीज़ देखते हैं कि हमें पार्ट बताने लग जाते हैं, जबकि यहाँ पे पूछा है नॉट। तो इसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन 1 है हमारा स्कैनर पार्ट। तो ये ऑब्वियस है कि कोई भी भाई अगर प्रिंटर है तो वो स्कैन करेगा, तो ये वाला पार्ट उसमें होता है। पेपर ट्रे जिसमें आप अपनी पेपर रखते हैं वो भी यहाँ पे होती है। इमेजनरी यूनिट यानी जिससे इमेज यहाँ पे हमारी पेपर पे आती है वो भी यहाँ पे होता है। और ओपीसी ड्रम यूनिट जिसमें इंक्स वगैरह डालते हैं वो सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो माइक्रोफाइबर है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माइक्रोफाइबर कभी भी किसी भी लेज़र प्रिंटर का पार्ट नहीं होता है। दोस्तों ये जो वर्ड प्रिंटर है इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक टेबल ऐड करी है। इस टेबल को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और मेक श्योर करें आप ये याद कर लें। यहाँ पे बताया गया है कि टाइप ऑफ प्रिंटर क्या क्या हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ प्रिंटर जो है वो हमारे कौन कौन से होते हैं। तो 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट वालों के ऊपर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो हमारा इम्पैक्ट है उसमें 2 टाइप के होते हैं, कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर। ये जो डॉट मैट्रिक्स है और डेजी व्हील है, ये वाले प्रिंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो लाइन प्रिंटर है वो होते हैं हमारे ड्रम, चेन और बैंड। ये तो हो गए हमारी बात इम्पैक्ट प्रिंटर की। अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट के अंदर, तो उसके अंदर हमें इंकजेट देखने को मिल जाता है, लेज़र प्रिंटर देखने को मिलता है और थर्मल प्रिंटर देखने को मिलता है। ये तो जो है जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो है, बट इनके अलावा और भी कई पॉपुलर प्रिंटर्स होते हैं जो कि आपको नीचे दिख रहे होंगे। एलईडी प्रिंटर आपको दिख रहा होगा, फोटो इंकजेट प्रिंटर दिख रहा होगा, मल्टी फंक्शन और ऑल इन वन प्रिंटर है, 3D प्रिंटर है और प्लोटर है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। तो दोस्तों आपको बताना है कि वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है। वेब ब्राउज़र क्या होता है दोस्तों, जिसमें भी आप लोग अपना इंटरनेट है
वो चला पाते हैं वो वेब ब्राउज़र होता है। तो ये जो आप यहाँ पे ऑप्शंस आप अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जैसे फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स के अंदर हम लोग नेट चलाते हैं। एज होता है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का होता है, उसमें भी हम नेट चलाते हैं। सफारी भी हमारा यहाँ पे एक ब्राउज़र होता है। ओपेरा का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, ओपेरा मिनी जो आता था, तो ओपेरा भी हमारा यहाँ पे एक ब्राउज़र होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अवस्थ, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। अवस्थ दोस्तों क्या होता है? अवस्थ एक हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को एंटीवायरस से प्रोटेक्ट करता है। तो वो होता है दोस्तों हमारा अवस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वेब ब्राउज़र वॉज क्रिएटेड बाय, तो हमें यहाँ पे बताना है कि भैया हमारा जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र है वो किसने क्रिएट किया था। तो इसका आंसर है दोस्तों वो है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली ये जो थे, इन्होंने हमारा फर्स्ट वेब ब्राउज़र क्रिएट किया था। अब हम यहाँ पे सिर्फ आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बाकी ऑप्शन के बारे में भी बता देता हूँ। तो जो हमारे जेम्स गोसलिंग है, ये कौन है, इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? इन्होंने 1994 के अंदर जो है हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो यहाँ पे इन्होंने इन्वेंट करी थी। ऐसे ही दोस्तों होता है कि भाई और भी लैंग्वेजेस होती हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पे हमारी एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज होती है जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, वो होती है हमारी सी लैंग्वेज। और ऐसे एक और होती है C++। तो दोस्तों मेक श्योर करें आप इन दोनों लैंग्वेज के बारे में पढ़ के जाएं, और इनको किसने इन्वेंट किया था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सी जो है वो इन्वेंट करी गई थी डेनिश एम रिची के द्वारा। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, एक बहुत फेमस कार्टून है रिची रिच, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो यहाँ पे जब भी सी लैंग्वेज की बात आएगी तो वो हमारा हो जाता है डेनिश एम रिची। ये इन्होंने 1970 अर्ली में डिस्कवर करी थी। जिन्होंने C++ इन्वेंट करी थी उनका नाम है बिजर्ने स्ट्रोस्ट्रप, और ये इन्होंने लेट 1970s में इन्वेंट करी थी। वहीं चार्ल्स बेबेज के बारे में हम ऑलरेडी आगे डिस्कस करके आ चुके हैं, तो आप लोगों को वो याद होना चाहिए। अगर एलन टर्निंग के बारे में बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे इनको भी बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। इनको भी जो है मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड AI। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और एड ऑन करना चाहूँगा दोस्तों, जो C++ हमारी लैंग्वेज है उसको यहाँ पे पहले जो फर्स्ट इसका नेम था वो था C विथ क्लास। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे इसको जो पहले बोला जाता था वो C विथ क्लास बोला जाता था, बट इसका बाद में नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम जो है वो C++ कर दिया गया। और ये कब किया था? 1983 के अंदर। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ ग्रेटर। तो दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए मेमोरी के बारे में। तो सबसे छोटी मेमोरी होती है हमारी KB, फिर होता है हमारा MB, फिर होता है हमारा GB, फिर होता है हमारा TB, और फिर लास्ट में जो सबसे बड़ी मेमोरी होती है वो होती है हमारी PB, जिसको हम पेटाबाइट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों वो है, व्हाट रेफर्स टू द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग और डिक्रीजिंग साइज, एक्सटेंट और क्वालिटी ऑफ समथिंग। तो यार ये तो बहुत इजी है। अगर आप लोग, और मतलब जनरल केस में भी ऐसा ही होता है, किसी की भी साइज़ को रिड्यूस करते हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं? मिनिमाइज़ कर रहे हैं। अगर हम साइज़ बढ़ा रहे हैं उस टाइम पे हम मैक्सिमाइज़ करेंगे। स्क्रॉलर आप लोगों को पता ही होगा, जब भी हम कोई भी चीज़ स्क्रॉल करते हैं, आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, तो वो स्क्रॉलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ़ॉल्ट वर्ड प्रोसेसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भैया इसमें डिफ़ॉल्ट जो है हमारा वर्ड पैड, डिफ़ॉल्ट जो है हमारा वो कौन सा वर्ड होता है। तो MS वर्ड दोस्तों हमारा डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, पेंट नहीं होता है, पेंट वर्ड में नहीं आता है। नोट पैड भी हमारा डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, तो डिफ़ॉल्ट होता है हमारा वर्ड पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब आप लोगों को ये याद करना है कि इनपुट और जो है हमारे आउटपुट डिवाइस, ये आप लोग मेक श्योर करिएगा कि ये आप लोग बहुत ज़्यादा याद करके जाएं। और वैसे ये इजी भी होता है, जैसे अभी स्क्रीन और मॉनिटर है, तो जिस चीज़ को हम देख पा रहे हैं, जैसे मॉनिटर होता है वो स्क्रीन होती है, जैसे आप यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं, तो ये बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है जिस पे आपको दिखाई दे रहा है। स्पीकर होता है जिसमें से साउंड आता है, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। LCD में हमारी डिस्प्ले होती है, उस पर भी हम स्क्रीन पे देख पाते हैं, तो वो भी एक आउटपुट होता है। वहीं स्कैनर क्या होता है? स्कैनर में हम डॉक्यूमेंट रखते हैं और वो स्कैन होता है, बेसिकली वो एक इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्कैनर।
नेक्स्ट और आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है द टर्म दैट डिफाइन द इंटेंशन ऑफ अ पर्सन टू एक्सट्रॉट मनी फ्रॉम अनदर पर्सन, प्रेफरेबली द ओनर। तो ये सारे यहाँ पे 4 टूल बताए गए हैं, इनमें से बताया गया है, इनमें से जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि भैया ऐसा कौन सा टर्म है जिसके अंदर एक पर्सन जो है उस कंप्यूटर के ओनर से पैसे मांगता है बेसिकली वायरस के थ्रू। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैंसमवेयर। रैंसमवेयर हम किसी भी कंप्यूटर के अंदर भेज देते हैं और फिर वहाँ पे बेसिकली ये हैकर्स करते हैं। जब भी ये कंप्यूटर के अंदर आपके रैंसमवेयर डाल देंगे उसके बाद यहाँ पे जो होगा आपसे पैसे मांगे जाएंगे, आपका फोल्डर जो है लॉक कर दिया जाएगा। उसको अनलॉक करने के लिए मालवेयर, अगर आप लोगों को पता हो तो वो वायरस को बोला जाता है। एडवेयर जो होता है वो होता है हमारा कोई भी अगर एडवेयर हमारे फ़ोन में आ जाता है या कंप्यूटर में आ जाता है तो उसकी वजह से हमें बार बार एड्स दिखाई देते हैं हमारी स्क्रीन पे, और ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों के साथ भी होती होगी। और स्पाईवेयर आप लोगों को पता होगा, जब भी हमारे कंप्यूटर में कोई भी स्पाईवेयर आ जाता है उसके अंदर जिस भी बंदे ने वो डाला है वो हमारे कंप्यूटर की सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या फोल्डर में सेव कर रहे हैं, क्या हमने हमारे कंप्यूटर में सेव करके रखा है, हमारे पासवर्ड्स, हमारा बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, वो सब यहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एडवेयर जो होता है वो मैंने आपको बताया एड्स आ जाते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले ही एक आंसर था हमारा, वो था अवस्थ। तो वो जो अवस्थ होता है वो हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो वो इन्हीं एड वायरस जो होते हैं उनको कम करता है या उनको आपके फ़ोन से हटा देता है, उससे प्रोटेक्शन दिलाता है। तो वो होता है हमारा अवस्थ, जो कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। W नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट वे टू रिफर सेल A10 ऑन शीट 3 फ्रॉम शीट 1। तो भाई शीट 1 से हमें शीट 3 पे नहीं, शीट 3 पे हमें रिप्रेजेंट करना है सेल A10 को शीट 1 से। तो वो उसका राइट वे क्या होगा? तो उसका राइट वे ऐसे होता है, मतलब जिस भी शीट से आपको रेफर करना होता है उसको हम वहाँ पे लिखते हैं एक्सक्लेमेशन दे के, और हम वहाँ पे उसका जो ब्लॉक का नंबर है वो एड्रेस लिख देते हैं। जैसे A10 जो है एड्रेस है, अब A मतलब A कॉलम वाला और 10th नंबर वो वाला होता है, ठीक है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्ट। तो हमें बताना है कि भैया जो हमारा फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो उसके अंदर क्या था, कंटेन क्या था, मतलब वो किस चीज़ से बना हुआ था। तो न्यूरल नेटवर्क तो नहीं हो सकता, ये आप सबको पता ही होगा, बहुत लेटेस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक वेव, फिजियोलॉजिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो राइट आंसर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेल्व्स। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज्ड टू सेट अ नेम टू अ डिस्क इन डॉक्स। तो भाई वही हमें बताना है कि नेम वेम सेट करना है तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो वो लेबल होता है। ये तो बहुत ईजी है, मतलब सबको पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? हाई लेवल, मशीन लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल। तो मीडियम लेवल जैसा ये गलत है यहाँ पे। राइट आंसर जो दोस्तों होगा वो होगा हमारा मीडियम लेवल। हाई लेवल होता है मशीन लैंग्वेज होती है जो अंडरस्टैंडेबल होती है, बाइनरी लैंग्वेज 0-1 वो वाली, और लो लेवल भी होती है, बट मीडियम लेवल वाला गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ मोर और वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन collectively to unique identify a record। यूनिकली आइडेंटिफाइंग अ रिकॉर्ड के लिए इसमें से कौन सा सेट है जो यूज किया जाता है? तो वो होता है हमारा सुपर की। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। तो इन सब में से भाई फर्स्ट जनरेशन हमें बताना है, फर्स्ट जनरेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा होता है। तो ऑप्शन आपको दिख ही रहेंगे, मैक वैक तो नहीं है, इसका होता है UNI VAC। ये याद रखना, मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो है हमारा ये। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट इज अ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या होता है? क्या बूटस्ट्रैप एक मेमोरी डिवाइस है? क्या एक डिवाइस है टू सपोर्ट द कंप्यूटर? एरर करेक्शन करने की टेक्नोलॉजी है? या स्मॉल इनिशियलाइजिंग प्रोग्राम टू स्टार्टअप अ कंप्यूटर? तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो वो बूटस्ट्रैपिंग प्रोसेस होती है जब भी हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो रहा होता है। तो जो इनिशियल में फर्स्ट जो प्रोसेस होती है वो हमारा बूटस्ट्रैप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्विसिट टू बूट द सिस्टम। मतलब इन सब में से कौन सा ज़रूरी है भाई सिस्टम को बूट करने के लिए? तो वो ऑब्वियस है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर, कोड वर्ड, माउस, इन सब का ज़रूरत नहीं होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा बूटिंग में काम में आता है, मतलब स्टार्ट करने में आता है। EDBIC कोड कैन सपोर्ट हाउ मैनी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर।
तो ये एक टाइप का कोड है और ये इसमें हमें बताना है कि इसकी लिमिट क्या है, कितने टाइप के ये कैरेक्टर्स जो है सपोर्ट कर सकता है। कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं ना, ABCD वाले या फिर 1 2 3 वाले, तो वो कितने इसकी लिमिट है, तो वो 256 है। 256 तक ये सपोर्ट कर सकता है। डी रैम के बारे में बताना है। डी रैम स्टैंड्स फॉर डिजिटल रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डिवाइडिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रिकॉर्डिंग एक्सेस मेमोरी। तो ये होता है यार डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों यहाँ पे हम काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा फास्ट भी चल रहा हूँ क्योंकि हमें मतलब ऐसा नहीं, मेरे को ये नहीं है कि आपका RRB PO का एग्जाम है मैं यहाँ पे 1 घंटे तक आपको कंप्यूटर पढ़ाता रहूँ, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी आपको करने हैं। तो मैं आपका यहाँ पे टाइम कम ले रहा हूँ, बट मैं कंटेंट यूजफुल ला रहा हूँ। जब आप ये सब कंटेंट देखेंगे और आप जाके अपने मॉक देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आलतू फालतू कुछ भी करा रहे हैं। मैं थोड़ा स्पीड में भी इसीलिए चल रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे और चीज़ जल्दी कवर हो, ताकि आप लोगों का टाइम बचे और आप बाकी सब्जेक्ट में भी टाइम दे पाओ। तो आप ये वीडियो देख रहे हो तो यार ये मत समझना कि भाई बहुत फटाफट कंप्लीट हो रही है। फटाफट मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग बाकी सब्जेक्ट में भी टाइम दे पाए। जितना कंप्यूटर ज़रूरी है उतना और भी ज़रूरी है, बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि आप पूरे पूरे दिन तक कंप्यूटर को ही देते रहो। बाकी सब्जेक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि वेटेज वहाँ से खींचेगा। बाकी कंप्यूटर हाँ डिसाइडिंग होता है, नो डाउट। 15+ स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन है विच आउटपुट डिवाइस ट्रांसफर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इनटू अ प्रिंटिंग पेज। तो ये तो ऑब्वियस है यार, सबको पता ही होगा कि मतलब एक आउटपुट डिवाइस से हमें प्रिंट करवाना है तो प्रिंटर का ही यूज़ होता है। नेक्स्ट है द डैश शोज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड ऑप्शनल की शॉर्टकट फॉर कमांड्स ऑफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर्स। तो मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा, मतलब हमें बताना है कि द डैश कंटेंट, मतलब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किसका होता है, तो वो स्क्रीन टिप होती है। मतलब स्क्रीन टिप अब कैसे बताऊँ, आप ऐसे मान लो जहाँ पे किसी भी चीज़ का पूरा, जैसे आप कोई भी एरो कहीं पे भी लेके जा रहे हो तो वहाँ पे एक बॉक्स आ जाता है, इसमें डिस्क्रिप्शन होता है पूरा कि इससे क्या होगा, इसको कैसे यूज़ करेंगे, ऑपरेट कैसे करेंगे, तो वो हमारी स्क्रीन टिप होती है। तो आप वहाँ से इसका आंसर ले सकते हैं। और आई होप ये हमारा लास्ट होगा। हाँ ये हमारा लास्ट था। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जो कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं और 15+ स्कोर करना चाहते हैं तो उनके साथ में शेयर करो। हम डेली यहाँ पे अब कंप्यूटर की वीडियोस लेके आने वाले हैं टिल RRB PO का जो मेंस एग्ज़ाम है वहाँ तक। तो उस अकॉर्डिंग चलो यार, बाकी ज़्यादा टाइम मत देना। बाकी चैनल पे मैं देख रहा हूँ भाई 1 1 घंटे की वीडियोस आ रही है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। वो सिर्फ अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए वहाँ पे वीडियोस डाल रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको जेन्युइनली बोलूँगा, आधे घंटे की वीडियो रहती है हमारी अप्रोक्स, इसको फटाफट कंप्लीट करो। मैं खुद भी तेज़ पढ़ा रहा हूँ, मैं आधे घंटे में वो कंटेंट करा रहा हूँ और दूसरे चैनल पे आपको 1 1 घंटा देना पड़ रहा है और आपका कंटेंट वही कवर हो रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, मुझे सपोर्ट करो, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में यही था गाइज। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने अगर मेंस दिया होगा RRB PO और RRB क्लर्क का, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं शॉर्टकट कीज से। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो वैसे तो दोस्तों यहाँ पे जो एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो होती है हमारी Ctrl+A। बट आप लोगों को बाकियों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं Ctrl+H के बारे में, तो Ctrl+H जो हमारी शॉर्टकट की है वो फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स आता है उसके लिए यूज़ में होती है। यानी कोई भी चीज़ हमें फाइंड करनी है, उसको रिप्लेस करना है, तो वो हम Ctrl+H से कर सकते हैं। Alt+B से आपको यहाँ पे बोल्ड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। Ctrl+S से आप यहाँ पे सेव कर पाएंगे। तो हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे होगा वो होगा हमारा Ctrl+A। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द इंटरनेट इज इन्वेंटेड। तो दोस्तों आप इंटरनेट पे जाके जब चेक करेंगे कि भाई कौन से साल में इंटरनेट इन्वेंट हुआ था, तो आपको बहुत सारे ईयर्स देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पे जो ऑफिशियल बर्थडे है हमारा इंटरनेट का वो मनाया जाता है 1983 में। हाँ दोस्तों, आप जाके चेक करेंगे कि ऑफिशियल इंटरनेट का बर्थडे कब आता है, तो वो 1983 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा है वो है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CD। आप लोगों को पता होगा जो पहले हमारी CD कैसेट्स आती थी उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो क्या है दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शन है 500 MB, 550 MB, 700 MB, 750 MB या 900 MB। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, स्टोरेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी CD है जिसकी मैक्सिमम स्टोरेज होती है वो होती है हमारी 700 MB। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 700 MB।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन जो है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन वो होता है जिससे हम हमारी बात सामने वाले को ट्रांसमिट करते हैं। तो बेसिकली हम वहाँ पे कुछ इनपुट दे रहे हैं, तो ये तो हमारा इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा माउस है, जिससे भी अभी क्लिक करते हैं वो भी हमारा इनपुट है, वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर, कोई भी डॉक्यूमेंट हम स्कैन करते हैं तो हम इनपुट कर रहे हैं। प्लॉटर जो दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा, ये प्लॉटर हमारा जो है ये हमारा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर बेसिकली कौन सा होता है, वो प्रिंटर जो होता है जिसमें से आप ग्राफिक्स और वो सब निकाल पाते हैं, उसको हम प्लॉटर बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा है वो है डीओसी और डीओसीएस आर यूज फॉर। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक्सटेंशन है उनकी बात हो रही है कि डीओसी और डीओसीएस जो हमारे एक्सटेंशन है वो किसके एक्सटेंशन होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, मैं ऑलरेडी एग्जाम दे चुका हूँ आरआरबी पीओ मेंस का और आरआरबी क्लर्क मेंस का। यहाँ पे एक्सटेंशन से क्वेश्चन आते हैं और आपको हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए एक्सटेंशन से, तो मेक श्योर आप लोग एक्सटेंशन याद करके जाएं। यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंटेशन, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो होती है हमारा उसका पीपीटी के रूप में होता है, पीपीटी और पीपीटी एक्स के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है एक्सेल एस और एक्सेल एस एक्स। ये 2 एक्सटेंशन आपको यहाँ पे स्प्रेडशीट के देखने को मिलते हैं। और थर्ड है हमारा एक्सटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली डीओसी और डीओसीएस डॉक्यूमेंट के होते हैं। वीडियो स्लाइड के लिए भी आपको काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को मिल जाते हैं, लाइक MP4 हो गया, मूवी हो गया, MOV हो गया, AVI हो गया। तो ये सारे एक्सटेंशन जो भी होते हैं वो आपके वीडियोस कैटेगरी के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम टू मॉनिटर टेक्नोलॉजी यूज फॉर द वाइडेस्ट व्यू एंगल। तो यहाँ पे जो हमारा वाइड एंगल जो भी मॉनिटर्स आते हैं उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो उसमें बेसिकली जो यूज़ करी जाती है वो तो होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, जो कि कर्व होते हैं, वाइड एंगल्स होते हैं, उनमें ये यूज़ किया जाता है। बट आप लोगों को इन सब की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो बेसिकली एलईडी की फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, ये आप लोगों को याद होगी, या फिर नहीं है तो लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। TFT की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। TGH की फुल फॉर्म मेरे को डाउट है, मेरे को कंफर्म नहीं है, वो आप लोग कमेंट करके बता देना, बाकी वैसे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। GIF की फुल फॉर्म होती है हमारी यहाँ पे ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेटिंग। और GIT की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रैकर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा TFT। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज द प्राइमरी टास्क ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कमांड प्रॉम्प्ट आप लोगों को पता होगा CMD, जिससे हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट का जो प्राइमरी टास्क है वो क्या होता है। यूज़र इंटरफेस, इंटरलिंकिंग नेटवर्क, मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, स्टोर कैशे मेमोरी और इंस्टॉलेशन। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इंस्टॉलेशन नहीं होता है, स्टोर कैशे मेमोरी भी नहीं होता है, मॉनिटर टेक्नोलॉजी भी नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव। तो इसमें से कौन सी चीज़ कंप्यूटर के पास नहीं होगी तो वो बूट नहीं कर पाएगा। बूट करना बेसिकली स्टार्ट करने को कहते हैं। तो वो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, पावर, OS, मेमोरी, मोडियम, एंटीना। तो ये पावर तो आपको पता ही है, पावर सप्लाई। OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, मोडियम और एंटीना। मोडियम बेसिकली एक डिवाइस होता है जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं, या फिर अगर हमारे पास वाईफाई हॉटस्पॉट नहीं है तो उसको हम लगा देते हैं, उसमें सिम लगाते हैं और इंटरनेट आपका चालू हो जाता है। एंटीना आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, वेयर डज द मेल गो व्हेन इट इज डिलीट इन Gmail। तो ये हम लोगों को बताना है कि भाई जब भी हमारा कोई भी मेल होता है वो अगर हम डिलीट कर देते हैं तो वो कौन से फोल्डर में जाके स्टोर होता है। तो दोस्तों वो फोल्डर होता है हमारा ट्रैश। ट्रैश एक ऐसा फोल्डर होता है जब भी कोई भी हम मेल डिलीट कर देते हैं तो वो ट्रैश में चल जाता है। स्पैम हमारा जो होता है, स्पैम में मतलब कोई भी ईमेल आईडी या प्रमोशंस के जो भी होते हैं या जो भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है वो सब हमारा स्पैम में आके स्टोर होता है। जंक और स्पैम में बेसिकली सेम ही प्रमोशन वाली चीज़ें आती है। इंपॉर्टेंट फोल्डर के अंदर हमारे जो भी इंपॉर्टेंट मेल्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे एक आइकन होता है, जब भी आप Gmail ओपन करेंगे तो आपको एक आइकन दिख जाएगा, वो इंपॉर्टेंट का आइकन होता है। सोशल में बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अगर आपको कोई भी ऐप वगैरह से नोटिफिकेशन आता है तो वो सब हमारा सोशल में जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ट्रैश। नेक्स्ट हमारे पास जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड। तो सेम शॉर्टकट की से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आप लोगों को यहाँ पे बताना होगा। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एंटर, जो कि हमारा यूज़ होता है
पेज ब्रेक के लिए, जब भी हम पेज ब्रेक करते हैं, इंसर्ट पेज ब्रेक करते हैं, तो वहाँ पे हमारा कंट्रोल प्लस एंटर यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो हमारा यूज़ होता है वो होता है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए, या फिर फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए आप वो बोल सकते हैं। ऑल्ट प्लस टैब हमारा जो होता है वो रेबन शॉर्टकट्स होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। रेबन शॉर्टकट बेसिकली जैसे आप ऑल्ट प्लस टैब करेंगे तो आपका जो भी, तो आपके जो ऊपर बार होती है एमएस वर्ड में, वो वहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगी, उसको रेबन शॉर्टकट्स बोलते हैं। ऑल्ट प्लस एंटर होता है हमारा लाइन ब्रेक करने के लिए। ऑल्ट और एंटर को आप जब भी दबाएंगे तो वहाँ पे एक लाइन ब्रेक जो होता है वो क्रिएट हो जाएगा। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज इन्वेंटेड बाय। दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेटर पूछा गया है, कंप्यूटर नहीं पूछा गया है। अब जब भी बात आएगी फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर की तो आंसर हो जाएगा हमारा ब्लेस पास्कल। हाँ दोस्तों, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात आएगी तो आंसर होगा ब्लेस पास्कल, और वहीं फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर की बात आएगी तो आंसर होगा हमारा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ऑप्शन 1 है हमारे पास एलन टर्निंग, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है हमारे पास जॉन वॉन, ऑप्शन डी है हमारे पास ब्लेस पास्कल, और ऑप्शन ई है हमारे पास हरमन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग हमसे कनेक्टेड हैं और आपने मेरी पहले वाली जो प्लेलिस्ट की वीडियोस है वो अगर आपने देख ली है तो इसका आंसर ऑलरेडी आपको पता है। बट जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर जो बोला जाता है वो बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को, और अगर एलन टर्निंग की बात करें तो इनके लिए भी आप सुनेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर। बट ये जो मॉडर्न वाला है यानी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर या फिर फादर ऑफ एआई जो है वो यहाँ पे एलन टर्निंग को बोला जाता है। ब्लेस पास्कल के बारे में हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। द टर्म कंप्यूटर वॉज ओरिजिनली यूज्ड फॉर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में आया हुआ है कि कंप्यूटर का जो टर्म है वो सबसे पहले ओरिजिनली जो यूज़ किया गया था वो किसके लिए यूज़ किया गया था। तो ऑप्शन ए है हमारे पास अ कैलकुलेटिंग मशीन, ऑप्शन बी है हमारे पास अ पर्सन हु परफॉर्म कैलकुलेशन, ऑप्शन सी है हमारे पास अ डिजिटल डिवाइस, ऑप्शन डी है एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस। तो जो भी लोग कंप्यूटर से थोड़े बहुत भी फेमिलियर होंगे उनको इसका आंसर पता होगा कि कंप्यूटर हम पहले के ज़माने में जब ये टर्म यूज़ हुई थी या इन्वेंट हुई थी तब जो भी पर्सन जो कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर देता था बहुत इजीली उसको हम कंप्यूटर बोलते थे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अ पर्सन हु परफॉर्म्स कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम का जो है वो डेवलपमेंट किसने किया था। स्टोर्ड प्रोग्राम क्या होते हैं वो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। तो कोई भी फंक्शन जो हमारे कंप्यूटर में डला हुआ है वो एक कोडेड फॉर्म में डला हुआ है। बेसिकली वो एक प्रोग्राम है और उसको हमने ऑलरेडी स्टोर करा है। तो उसी कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने लाया था या किसने डेवलप किया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा जॉन वॉन। एलन टर्निंग, चार्ल्स बेबेज के बारे में हम बात कर चुके हैं, बिल गेट्स को आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि दोस्तों मेजर जो क्वेश्चन है अगर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से आपको देखने को मिलेगा तो वो जनरेशन वाले क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को जितने भी जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, और मेरी मानो तो मैं आपको बोलूँगा इसका एक चार्ट प्रिपेयर कर लो और इसको बहुत अच्छी तरीके से रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि भाई फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है और फिफ्थ कौन सी है। तो ये सारे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, और ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपको ये पांचों जनरेशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। बट मेक श्योर आप इसको याद रखें, क्योंकि आपको इस टॉपिक से, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से, एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड।
अब हमें बताना है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो इनमें से कौन सी चीज़ को यूज़ करते थे। तो हमारे पास ऑप्शन 1 जो है वो है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी है हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स और ऑप्शन ई है हमारे पास चिप्स। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन का हमारा जो कंप्यूटर था उसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। वहीं सेकंड जनरेशन जो हमारे कंप्यूटर बने उसमें हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। थर्ड जनरेशन में हम इंटीग्रेटेड सर्किट पे गए। फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करा और फिफ्थ जनरेशन जो हमारी अभी लेटेस्ट है उसमें हमने एआई का यूज़ करा। और फिफ्थ जनरेशन जो हमारी लेटेस्ट है वो अभी के हमारे कंप्यूटर्स आ रहे हैं जिसमें हम एआई का यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस अपेयर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कंप्यूटर एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि पहला कंप्यूटर वायरस जो है वो कब आया था या कब इन्वेंट हुआ था, या फिर किसी भी कंप्यूटर में पहला कंप्यूटर वायरस कब डिटेक्ट हुआ था। तो दोस्तों जो ईयर है हमारा वो है 1971। 1971 के अंदर हमारा जो पहला कंप्यूटर वायरस है वो किसी कंप्यूटर में अपीयर हुआ था। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC। तो इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ENIAC जो है ये एक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जो था फर्स्ट जनरेशन का वो यही था, ENIAC। तो इसको याद कर लेना और इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये याद रखना, जो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था वो यही था और ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि ENIAC जो प्राइमरी यूज्ड है वो किस लिए होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है, फर्स्ट है वेदर फोरकास्टिंग, सेकंड है साइंटिफिक कैलकुलेशन, थर्ड है बिजनेस एप्लीकेशन, फोर्थ है बैंकिंग ऑपरेशन, फिफ्थ है स्टॉक मार्केट एनालिसिस। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है और ये फर्स्ट जनरेशन का हमारा कंप्यूटर था और ये जो सबसे पहले इसका प्राइमरी यूज़ के लिए बनाया गया था या जिसमें ये यूज़ हुआ था वो थी हमारी साइंटिफिक कैलकुलेशंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा साइंटिफिक कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। अब दोस्तों ये जो आप यहाँ पे जितने भी नाम देख रहे हैं ये सब फर्स्ट जनरेशन के ही हैं, बट जैसा मैंने भी बताया था ENIAC जो है वो हमारा फर्स्ट जनरल पर्पस था। वहीं पे फर्स्ट कमर्शियल जो था हमारा वो था UNIVAC फर्स्ट। हाँ दोस्तों UNIVAC फर्स्ट। अब मैं इसको वैसे नहीं बोल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में क्योंकि सब इसको शॉर्ट फॉर्म में अलग अलग बोलते हैं, बट मेजर हमारा पॉइंट यही है कि हमें ये चीज़ याद रहे, तो मैं इसलिए आपको वैसे ही समझा रहा हूँ UNIVAC फर्स्ट। तो ये हमारा जो था ये फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर था। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर। अब दोस्तों हमें बताना है कि भैया सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था। इसका आंसर उन लोगों को पहले से पता होगा जो थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर वाली फील्ड से हैं या कंप्यूटर वाले से रिलेटेड हैं या उन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा AD लवलेस। दोस्तों वैसे ये भूलने वाला नहीं है, मतलब मैं भी इसको नहीं भूलता हूँ क्योंकि मतलब एक वो होता है ना टर्म होता है, अगर वो आपको कहीं पे मिल जाता है तो आप उसको याद कर लेते हो। तो वही इनका नाम कुछ ऐसा ही है लवलेस, तो उससे आप इसको याद रख सकते हो। तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर जो थे वो थे हमारे लवलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क 1 कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय। अब मार्क 1 कंप्यूटर डेवलप्ड बाय बताने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भैया जो हमारा मार्क 1 कंप्यूटर है वो है क्या। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जो मार्क 1 कंप्यूटर है वो काफ़ी पॉपुलर इसलिए क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसके टाइम पे ये कंप्यूटर हमें देखने को मिला था और ये भैया जो फर्स्ट कंप्यूटर था जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस को बहुत ही
इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर देता था। तो ये है हमारा मार्क 1 कंप्यूटर। अभी हमें बताना है कि ये बनाया किसने था, तो ये इसके ऊपर क्या है क्वेश्चन आता है और प्रीवियस में आपको देखा भी गया है, मतलब प्रीवियस एग्ज़ाम में। तो आप ये याद रखना, जब भी मार्क 1 का जिक्र हो तो आप उसको IBM से रिलेट करना। तो मार्क 1 जो हमारा कंप्यूटर है दोस्तों, वो IBM के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा IBM एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारा द बाइनरी नंबर सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब ये वही वाली बात है, देखो नंबर सिस्टम अगर आप लोगों को पता है, आप फेमिलियर हो कंप्यूटर से, तो ठीक है, अच्छी बात है। बट वैसे नंबर सिस्टम 4 टाइप के होते हैं। बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, डेसिमल होता है और हेक्साडेसिमल होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम बेसिकली होता है 0 और 1, जो कि हमारा कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि वो किसने इंट्रोड्यूस किया था या किसने इन्वेंट किया था। तो ये भी मेरा तरीका जो है इसको याद रखने का, वो बहुत अच्छा है और मतलब मैं उसको उस तरीके से याद रखता हूँ। तो आप भी अगर ये चाहें तो आप ये भी तरीका याद कर सकते हैं। बाकी अगर आप नाम याद करना चाहें तो वो आप नाम यहाँ पे दिख रहे होंगे, गॉटफ्राइड। तो मैं इसको याद रखता हूँ कि भाई बाइनरी नंबर सिस्टम किसने इन्वेंट किया था। तो ऐसे बोलते हैं ना गॉटफ्राइड, तो मैं उसको ऐसे याद रखता हूँ कि भाई बाइनरी नंबर सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, फ्राइड ने। फ्राइड, हाँ। अब जैसे ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं आएगा कि फ्राइड वाले भी 2-3 आपको देखने का मिल जाए, बट हाँ आप उसको ऐसे ही याद रखना कि भाई फ्राइड, या फिर आप गॉड भी याद रख सकते हो, गॉड करके। तो जिनका नाम भी गॉड से होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जिन्होंने बाइनरी नंबर सिस्टम इन्वेंट किया था। अब वही सेम क्वेश्चन आया, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हमें क्या यूज़ किया था। तो इसका आंसर तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन IC, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। तो याद रखना है, रट लो, घोट लो, कुछ भी कर लो। यहाँ पे ईयर्स अभी नहीं है, बाकी ईयर भी आप लोगों को याद करने हैं, क्योंकि ईयर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। वैसे अगर आगे क्वेश्चन होगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, बाकी आप लोग खुद से भी ईयर याद रखना। और आने वाली वीडियोस में मैं ईयर भी ऐड कर दूंगा। मैं इसमें ईयर ऐड नहीं किए हैं मैंने, तो वो मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों को ऐड करके बता दूंगा। तो बाकी ईयर याद रखना ज़रूरी है, ईयर पे भी क्वेश्चन आता है। मतलब फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी, सेकंड जनरेशन कब से कब तक थी, उस पर भी आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, ENIAC और UNIVAC 1 ये दोनों फर्स्ट जनरेशन के हैं। थर्ड जनरेशन पूछा है तो वो है हमारा IBM 360। हाँ दोस्तों, IBM 360 बहुत पॉपुलर है और ये आपको काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और ऑप्शंस में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मेक श्योर आप ये याद रखना, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, इसमें IC यूज़ होती है। तो IBM 360 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट वाज फर्स्ट यूज इन विच जनरेशन। तो वही वाली बात है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है। पहले हम ये पूछ रहे थे कि भाई फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में क्या आता है। अब हमने जो चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, टूल है, उसका नाम दे दिया है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ICs। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि वो कौन से जनरेशन में आता था। फर्स्ट में आता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है, फिफ्थ में आता है। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर और IC जो है वो हमारा थर्ड जनरेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रो प्रोसेसर हमारा जो है फोर्थ जनरेशन का पार्ट है। दोस्तों आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन चेंज हो चुका है। पहले आपको जो क्वेश्चन मिल रहा था वो आपको सिर्फ ये मिल रहा था कि भाई फर्स्ट जनरेशन कौन सी होती है, उसमें क्या यूज़ होता है वो बताओ। बट यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है, यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी दे दी गई है और उससे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा जनरेशन है वो बताओ। तो दोनों ही तरीके से आपको क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए और दोनों ही तरीके से अगर आप इसको याद रखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा और आप मतलब कंफ्यूज नहीं होगे यार इससे। इसलिए मैंने ये वाले दोनों क्वेश्चन डाले ताकि थोड़ा सा मतलब ऐसे क्वेश्चन चेंज हो जाए या फिर थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन उल्टा हो जाए तो आपको याद रहे। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमारा फोर्थ जनरेशन है। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज, अब हमें बताना है यहाँ पे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। तो इंटेल 8085 ये है, इंटेल 4। ऑप्शन 2 है हमारे पास इंटेल 4004, मोटोरोला 6800,
और डी हमारे पास पेंटियम और ई हमारे पास AMD। तो वैसे आप लोग फेमिलियर होंगे, अभी जो भी लेटेस्ट कंप्यूटर आते हैं वो यही सब है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो है, चिपसेट जो है वो इंटेल का होता है या फिर AMD राइजन वगैरह, तो वो सब का होता है। बाकी जो पहला, जो सबसे पहला हमारा था वो था इंटेल 4004। 8085 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स में बाद में 8085 ही यूज़ हुआ था, बट जो फर्स्ट था हमारा वो था 4004। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे 90% लोग यहाँ पे गलत ही करके आते हैं, इसका आंसर 8085 ही देते हैं, बट नहीं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है तो आप वो चीज़ याद रखना। हु डेवलप द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसने डेवलप किया था? वो थे मेरकेंस हॉफ। हाँ दोस्तों, ये भी याद रखना, क्योंकि मतलब ये चीज़ें पूछी जाती है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और आप जब प्रीवियस कंप्यूटर हिस्ट्री के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमने यहाँ पे स्पेसिफिक पिक करे हैं। अगर नीड लगेगी तो इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए क्वेश्चन की क्वांटिटी भी बढ़ा दूंगा और मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ पे जितना मैक्सिमम मैं क्वेश्चन कवर कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक से मैं वो करूँ। बट अभी तो यही है, तो जो भी क्वेश्चंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, तो मेक श्योर आप वीडियो पूरी देखना। ऐसा मत करना कि आधे में चल जाओ। और हम लोग बहुत एफर्ट मार रहे हैं यार, ये PPT बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, तो ये PPT बनाना, क्रिएट करना, वीडियो बनाना, फिर एडिट करना और फिर आप लोगों के लिए लेके आना, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिले भी हो जाता हूँ, कभी कभी लेट भी हो जाता हूँ। मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो दोस्तों बस यही सारे एफर्ट्स मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना, वीडियोस को शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 5th जनरेशन कंप्यूटर की बात आ चुकी है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 5th जनरेशन में हमारे पास जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो है वो 5th जनरेशन में आ जाता है। विच कंपनी डेवलप द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। फर्स्ट PC किसने डेवलप किया था? और मतलब आप ये मानो काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, कोई एप्पल लिखता है, कोई IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब जितने आपको कंपनीज दिखती है आप सब में डाल सकते हो अगर आपको आइडिया नहीं है किसने किया था। तो फर्स्ट जो था हमारा PC वो बिल्ड हुआ था IBM के द्वारा। नेक्स्ट है व्हेन वाज इंटरनेट इन्वेंटेड? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट कब इन्वेंट हुआ था? और ये हमने मेरी पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस करा है, मैंने आपको बताया भी था उस टाइम ये किस एग्ज़ाम में आया था। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट इंटरनेट जो था हमारा वो इन्वेंट हुआ था जनवरी 1, 1983। ऑफिशियल डेट्स वगैरह अलग अलग भी है, काफ़ी जगह आपको इसका डेटा अलग दिया गया है, बट मैंने बहुत ढूंढा और उसके बाद जो राइट ईयर और डेट है वो यही है। कंसीडर करने में अगर आप सर्च करेंगे तो इसकी डेट और भी देखने को मिल जाएगी, बट मोस्टली आंसर यही होता है 1 जनवरी 1983। नेक्स्ट है हमारे पास द टर्म हार्डवेयर रिफर्स टू। अब भाई हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली हार्डवेयर, अगर हम PC की बात करें तो जो भी चीज़ हम टच कर पा रहे हैं वो हमारा हार्डवेयर हो जाता है, और सॉफ्टवेयर हो जाता है जो भी अंदर एप्लीकेशंस, टूल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। तो अगर हम डेस्कटॉप की बात करें या PC सेटअप की बात करें तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब हमारे हार्डवेयर होते हैं। तो हमें बताना है कि द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू, तो हार्डवेयर किस को रेफ़र करता है? तो बेसिकली वो हो जाएगा हमारा फिजिकल कंपोनेंट्स को। और वहीं अगर पूछा जाए सॉफ्टवेयर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सॉफ्टवेयर हो जाएंगे हमारे टूल्स, एप्लीकेशंस जो हम यूज़ करते हैं वो सब। तो जैसे कि मतलब एक्सेल है, वो सब सॉफ्टवेयर में आता है। कोई भी प्रोग्राम है, जैसे ये PPT वाला है, पावर पॉइंट है, वीडियो एडिटिंग टूल्स होते हैं, फिल्मोरा हो गया, एडोब प्रीमियर हो गया, या फिर वो सब, तो वो सब हमारे सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय। तो भैया फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर बताना है किसने डेवलप किया था? एप्पल कंप्यूटर का तो यार शायद मतलब पता ही होगा यार ऑलमोस्ट, स्टीव जॉब और स्टीव, जो भी इनका नाम है, मेरे को गलत पढ़ना पड़ेगा वो, तो आप ये याद रख लेना, मतलब स्टीव जॉब्स ने किया था, और उनके साथ में एक और है। विच डिवाइस यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फॉर मेमोरी? दोस्तों
मैं अभी आपको इतने क्वेश्चंस करा के आया हूँ, मैं उसमें आपको बता के आया फर्स्ट जनरेशन में ये होता है वो होता है, फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते हैं, मैंने आपको भर भर के बताया है। और अभी इसको क्वेश्चन को पढ़ते ही 90% बच्चों ने तो भाई देख लिया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उन्होंने वैक्यूम ट्यूब मार्क कर दिया। और मैं आप लोगों को बहुत खुशी के साथ ही बताना चाहता हूँ कि ये जो आंसर आपने मार्क किया है वैक्यूम ट्यूब, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है। यही होती है सिली मिस्टेक जो हम एग्ज़ाम में करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे से पूछा गया है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फॉर मेमोरी विच डिवाइस यूज्ड, कौन सा डिवाइस यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जिसमें मेमोरी को यूज़ किया जाए या मेमोरी को फिल किया गया हो। तो दोस्तों उसका आंसर कहीं से भी वैक्यूम ट्यूब्स नहीं होगा, उसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मैग्नेटिक ड्रम्स। ये याद रखना, मतलब मैं बोल रहा हूँ गलती होने के चांसेस है और एग्जामिनर ऐसे ही फंसाता है। हम पढ़ के जाते हैं फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, वो कुछ और पूछ लेता है। अब मेमोरी का पूछ लिया, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन नहीं पूछा। अगर फर्स्ट जनरेशन पूछा होता तो वैक्यूम ट्यूब राइट आंसर था, बट यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक ड्रम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर वॉज। तो पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसके अंदर जो है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो स्टोर किया गया था। तो दोस्तों वो हमें यहाँ पे बताना है। तो मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा EDSAC। ये याद रखने वाली चीज़ है, और मतलब मैं बोलूँगा याद रखना, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत जगह आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो EDSAC जो है हमारा वो था फर्स्ट कंप्यूटर जिसके अंदर कोई प्रोग्राम स्टोर किया गया था। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर माउस इन्वेंटेड। फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंटेड नहीं पूछा है, फर्स्ट कंप्यूटर का माउस जो है वो कब इन्वेंट हुआ था वो पूछा है। फिर वही क्वेश्चन है, फिर वही ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए इसमें ट्रिकी क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, और ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाले हैं क्योंकि मतलब आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि एग्जामिनर कैसे खेल सकता है। यहाँ पे फर्स्ट कंप्यूटर, अब हमने जैसे ही पढ़ा फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंटेड तो हमारे माइंड में चला गया कि भाई फर्स्ट कंप्यूटर कब इन्वेंट हुआ था, और हम वो यहाँ पे मार्क कर देंगे। बट यहाँ पे पूछा गया है माउस, फर्स्ट कंप्यूटर माउस जो है वो कब इन्वेंट हुआ था, तो 1963 दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हु कॉइंड द टर्म कंप्यूटर वायरस। अब कॉइंड से ये मत समझना है कॉइंड भाई कुछ और आ गया, बेसिकली इन्वेंटेड डेवलप्ड वही वाली बात है यहाँ पे। तो हु डेवलप्ड द टर्म कंप्यूटर वायरस, तो कंप्यूटर वायरस की जो टर्म है वो किसने डेवलप करी थी, कौन है वो, तो उनका नाम है दोस्तों फ्रेड कोहेन। फ्रेड कोहेन जो है हमारे वो पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो टर्म है वो डेवलप करी थी। टर्म बोल रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस पे मत जाना। द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब हमें बताना है कि फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। तो ये सारे ऑप्शन है, सी है हमारे पास, फोर्टन है, कोबल है, बेसिक है और पास्कल है। तो ये पांचों लैंग्वेज हमें दी गई है और हमें यहाँ पे बताना है कि भैया जो हमारी फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो वो है फोर्ट्रन। और ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है बेसिकली वही जिसमें आप कोड करके और अपने जो है एप्लीकेशन बनाते हो, सॉफ्टवेयर्स बनाते हो, टूल्स बनाते हो, वो सारी। तो नेक्स्ट है हमारा, हु डेवलप्ड कोबल लैंग्वेज। तो भाई कोबल लैंग्वेज के किसने डेवलप किया था। कोबल लैंग्वेज पे भी आपको बहुत ज़्यादा सवाल देखने को नहीं मिलेंगे, बेसिक आप लोगों को याद रखना है, तो वो आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। अब कोबल लैंग्वेज डेवलप किसने करी थी, तो वो था ग्रेस होपर। इन्होंने जो है हमारी वो है कोबल लैंग्वेज को डेवलप किया था। द फुल फॉर्म ऑफ आस्की। अब आस्की कोड्स क्या होते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं जो कि हमारे अमेरिकन में दिए गए हैं, ऐसा बोलते हैं उसको। तो आस्की की फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो आस्की की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जैसा मैंने अभी बोला था कि अमेरिकन लैंग्वेज में या अमेरिकन में कुछ कोड दिए गए हैं उनको हम आस्की कोड्स बोलते हैं। अब आस्की कोड क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अगर हम उसमें गए तो ये वीडियो फिर भाई एक आध घंटे का और हो जाएगा। तो वो मैं आने वाली वीडियोस में अगर कोई उससे क्वेश्चन आया तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट बेसिकली आस्की की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए ताकि आप थोड़ा बहुत आइडिया लगाएं या थोड़ा बहुत आइडिया लगा पाएँ। अगर आप कभी ये देख लें आस्की होता क्या है,
तो ASCII होता है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ल्ड वाइड वेब WWW वॉज इन्वेंटेड बाय। तो भाई वही WWW किसने इन्वेंट किया था? तो ये तो बहुत फेमस पर्सन है, टिम बर्नर्स ली, और इनके लिए काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ये जनरली बहुत इजी क्वेश्चन भी कहेंगे, क्योंकि आपको मोस्टली जहाँ पे भी कंप्यूटर एग्ज़ाम आते हैं वहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में। तो WWW को जोड़ लेना भाई टिम बर्नर्स ली से, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। अब देखो भाई, मैं वैक्यूम ट्यूब्स आया है और किस कंप्यूटर में पूछा गया है, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं आपको इसका आंसर प्रीवियस बता चुका हूँ, बट इसमें एक और एड ऑन हो चुका है, तो वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। वैक्यूम ट्यूब जो है हमारी वो फर्स्ट जनरेशन की थी, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। और ये जो ऑप्शन बी है हमारे पास ENIAC, इसके बारे में हम डिस्कस करके आ चुके हैं, ये भी मैं आपको बता चुका था कि ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। UNIVAC के बारे में भी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को एक बार वापस फिर से देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। UNIVAC भी हमारा फर्स्ट जनरेशन है, और ये जो EDVAC है ये भी हमारा फर्स्ट जनरेशन है। तो ये जितने भी ऐसे आपको दिखेंगे ये सारे हमारे फर्स्ट जनरेशन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ करी गई थी, तो इन सब में भी हम यही बोलेंगे कि इन सब में भी हमारी वैक्यूम ट्यूब ही यूज़ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस। अब देखो यार, थोड़ा सा है ना, इसको हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, बाकी अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। रियल टाइम प्रोसेसिंग कौन सी होती है वो आपको समझना पड़ेगा, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने सबने UPI यूज़ करा होगा, तो UPI में आप किसी को भी पेमेंट करते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं, अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं, पापा को भेजते हैं, मम्मी को भेजते हैं पैसे, तो जैसे ही आप अपने UPI पिन डाल देते हैं और वो पैसा उनके पास चल जाता है, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये रियल टाइम हो रहा है। आप अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे या फिर बैंक की कोई भी ऐप खोलेंगे, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि इतना पैसा आपने भेजा है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है बहुत ही जैसे आपने अपने पापा को पैसे भेजे या मम्मी को पैसे भेजे या पापा ने आपको भेजे, तो ये जो प्रोसेस जो हुई है ये रियल टाइम प्रोसेस है, क्योंकि इसका अपडेशन हमें हाथों हाथ देखने को मिल जाएगा। तो ये कब है? ये अभी ही आया है। तो ये जो हमारी जो जनरेशन होगी वो लेटेस्ट होगी। तो ये जो होता है हमारा दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है 4th जनरेशन। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा रियल टाइम, अब आपको समझ में आ गया होगा रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी जनरेशन में ये यूज़ होता है। तो 4th जनरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। द टर्म बिट वॉज कॉइंड बाय, अब बिट किसने इंट्रोड्यूस किया था, बिट टर्म किसने डेवलप किया था, तो उनका नाम है जॉन टुकी। तो उनका नाम है जॉन टुकी, और ये जो थे इन्होंने हमारा बिट टर्म दिया था। अब बिट वही बाइनरी वाला बिट वो होता है, जैसे 8 बिट 10 बिट वो वाली बात होती है ना, उसको बोलते हैं बिट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज IBM फाउंडेड। तो IBM से क्वेश्चन आते हैं, और IBM ही वही हमारा Mark 1 जिन्होंने बताया था, और इन्होंने काफ़ी सारे फर्स्ट कंप्यूटर्स बनाए हैं, फर्स्ट PC इन्होंने बताया था। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि भाई IBM कब फाउंड हुआ था। तो 1911 में जो है IBM फाउंड हुआ था। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड, द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड वॉज, तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डेवलप्ड हुआ था वो हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा, वैसे GMOS है। यूनिक्स, DOS, विंडोज़ 1 और लिनक्स ये सब बाद में आए थे। लिनक्स के बारे में आपको याद रखना है, फर्स्ट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी लिनक्स के बारे में आपको याद रखना है। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, तो वो हमारा लिनक्स होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, मैं इसमें भी बता रहा हूँ। फर्स्ट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वो लिनक्स होता है, और फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप हुआ था वो था हमारा GMOS। नेक्स्ट है हमारा द टर्म लैपटॉप ओरिजिनेटेड इन विच डिकेड। तो डिकेड क्या होता है, बेसिकली जो 10 ईयर का गैप होता है उसको हम डिकेड बोलते हैं।
तो हमें बताना है कि लैपटॉप जो है वो कौन से डिकेड में आया था। तो बेसिकली 1980s में लैपटॉप्स आ गए थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाले। द फर्स्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वॉज, तो हमें बताना है कि पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ कि आपने एम एस एक्सेल देखा होगा। एम एस एक्सेल के अंदर एक शीट होती है जिसमें रॉज और कॉलम होते हैं, आप लोगों ने यूज़ भी करा होगा, जिसमें हम डेटा डालते हैं, मतलब कोई टेबल वेबल अगर आपने कभी बताई हो, उसमें कोई टेबल आपने बनाई हो जिसमें डेट एंट्री वगैरह हम करते हैं, डेट नेम और जो भी हम जिससे भी रिलेटेड वो टेबल बना रहे होते हैं उनकी एंट्रीज करते हैं। तो वो जो शीट होती है ग्रीन कलर की जिसमें रोज़ और कॉलम होते हैं उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो पहली स्प्रेडशीट जो थी वो कौन सी थी? वो थी विजी कैलिक। अभी कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ होगा। विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, हम इसका बहुत अच्छी तरीके से हम याद करके आ रहे हैं और हमने बहुत अच्छी तरीके से याद किया है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है हमारा वो फोर्थ जनरेशन है। और ये आज की वीडियो का आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो ये आज की वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है द मोस्ट रीसेंट एंड करंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन। तो हमें बताना है, या फिर मैं ऑलरेडी इसका आंसर बता चुका हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग जो है हमारी वो लास्ट जनरेशन है, या फिर जो रीसेंट करंट जनरेशन है जिस पे हमारे लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को अभी हम यूज़ कर रहे हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, हमने यहाँ पे रिवीजन किया है। ऐसे ही रिवीजन सेशंस आपको अब रेगुलर देखने को मिलने वाले हैं। आरआरबी पीओ मेंस के एग्ज़ाम तक 27 तक मैं कोशिश करूँगा मैं डालता रहूँ। और मैं तो यही बोलूँगा यार, फॉलो करो, कंप्यूटर में स्कोर होगा तो ही आपके आरआरबी पीओ मेंस में आप जो है मतलब ये मान के चलना आपका इजी हो जाएगा क्लियर होना, वरना बहुत डिफ़िकल्ट है अगर कंप्यूटर में स्कोर नहीं आ रहा है तो। कंप्यूटर इजी कुछ लोगों के लिए इजी है, कुछ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मेरे पास इस चैनल पे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका स्कोर अभी 5-6 ही आ रहा है, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने हमारे सेशन फॉलो करे तो उनका स्कोर 15+ हो चुका है। तो मेक श्योर आप ये टारगेट रखें कि 15+ तो आपका स्कोर आ रहा हो, वही अच्छा है। बाकी यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।